तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको हम कई बार कहते हैं, और वही जो वर्टिकल मोशन होता है दोस्तों इसे कहते हैं। यहां पे क्या होता है दोस्तों, 2 हाई टाइड्स आती हैं और 2 लो टाइड्स आती हैं, ठीक है। हर दिन 24 घंटे में 4 टाइड्स आएंगी, हर 6 घंटे में 1 टाइड, ठीक। अब जो ओशनिक सर्कुलेशन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, तो ओशन का जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो रफली अगर आप देखोगे तो काफी हद तक डिपेंड करता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलर पैटर्न। तो कैसे हैं मेरे विजय के सुपरस्टार्स, क्या हाल चाल बच्चों, आप सभी क्या है, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों यार काफी टाइम से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, है ना, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे क्लासेस, तो थोड़ा सा काफी टाइम से काफी डिले के साथ अपन मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है इस नए साल में सही बच्चे बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त और बहुत अमेजिंग हो गए। हर एक बच्चा प्यारा, हर एक बच्चा स्पेशल है, और विजय के बच्चे तो वैसे ही सुपर स्टार्स हैं यार, ठीक है। तो बच्चों एक टॉपिक था अपना रह गया था, तो वो उसके लिए डिले के लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है अपना क्लास 11th का, द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। तो दोस्तों इस सफर में विजय बैच के हमने कई सारे टॉपिक्स को समझा, कई सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स को एक साथ यहाँ पे क्लियर किया, और सबसे अच्छी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार कि बच्चों को काफी सारी चीजें सीखने को मिली, तो यार मेरे लिए वही सफिशिएंट है, ठीक है। और आज इसी सिलसिले में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसका नाम है द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। दोस्तों समुद्र में बहते हुए पानी को अगर आप एक तरफ से निहारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पानी है इसके मूवमेंट्स बहुत अलग अलग हैं। कई बार आपने यूट्यूब वीडियोस में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई देखी होंगी। आपको लगता होगा कि देखिए हर एक लहर का मतलब, हर एक जो ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, जो हल्की सी लहरें या मजबूत सी लहरें आ रही हैं, हर एक चीज का मतलब बहुत अलग होता होगा, है ना। एक मन में आपके मतलब सवाल रहता होगा, कई बार ऐसा फील होता होगा, अरे यार पानी तो है, इसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। बस इतना फर्क है कि नदी का पानी थोड़ा अलग होता है, समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, बस, और क्या। और पानी तेज आ जाए तो समझ जाएगा पानी बहुत तेज आ रहा है, इससे पीछे रहना है। तो ये कॉमन आदमी का थिंकिंग है, कॉमन आदमी का सोच है कि यार नॉर्मल पानी तो है, इसके बहाव में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट बहुत अलग तरीके से सोचता है। एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को पता है कि जो पानी के अंदर का बहाव है वो कैसा बहाव है। और मैं प्रैक्टिकल अगर आपको इसका यूज बताऊं, इसका प्रैक्टिकल आपको यूज बताऊं दोस्तों, तो प्रैक्टिकल यूज आता है जब आप बीचेस घूमने जाते हैं, जब आप समुद्र किनारे इलाकों में जाते हैं। अभी आप देखिएगा रिसेंटली एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, शायद कर्नाटका की किसी बीच का है या कहीं और का है, कि वहां पे क्या था कि ऐसे पत्थर पत्थर पड़े हुए थे और एक कपल वहां पे फोटो खिंचा रहा था अपना बढ़िया सा, और वो क्या किया, जो बीच होता है ना, बीच का किनारा होता है जो बीच से, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया, बिकॉज उसको दिखाई दे रहा था वहां जमीन है और पत्थर पड़े हुए हैं। एंड आप देखोगे, अगर आपने वायरल वीडियो देखा होगा, कि उसके 2 मिनट के बाद ही वो पूरा इलाका पानी से भर जाता है। तो उनको रेस्क्यू करना पड़ गया, मतलब हालात इतने खराब हो गए थे। तो जो आपको एक नॉर्मल जमीन दिख रही थी वो कभी भी बदल सकती है, पानी कभी भी कवर कर सकता है। एक चीज का अंदाजा वो नहीं लगा पाए थे, और वो थे टाइड्स। उनको इस बात का अंदाजा नहीं लगा था कि एक हाई टाइड बन रहा था ओशन के अंदर, और वो हाई टाइड क्या किया, पूरा एरिया को कवर करके चला गया, और वो लोग भी वहां पे स्ट्रैंड हो गए, फंस गए। तभी मैं कहता हूं ज्योग्राफी के स्टूडेंट की सोच बहुत अलग होती है। वो पानी को सिर्फ नॉर्मल पानी की तरह नहीं देखेगा, उसको पता होगा कि पानी की जो हलचल है, पानी का जो मूवमेंट है, वो क्या कर सकता है। तो आइए उसी हलचल, उसी मूवमेंट को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे इस टॉपिक, जिसका नाम है द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है। टॉपिक तो ऑब्वियस सी बात है यार, हम लोग क्या काफी पढ़ने वाले हैं, तो इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, दैट इज मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। डन, चलो। तो बच्चों यही अपना एजेंडा आज का, यही अपना टॉपिक, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको, फटाफट से समझते हैं कि क्या होता है। एक बेसिक सी बात है, पानी के मूवमेंट, ठीक। कौन से पानी का मूवमेंट, समुद्र वाले पानी का मूवमेंट। तो दोस्तों 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे, और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको उसका विजुअलाइजेशन करा दिया जाए, आपको एक बार इमेज पे दिखा दिया जाए कि तीनों चीजें ये आखिर में दिखती कैसी हैं, हाउ डू दे एक्चुअली लुक। तो पहला है दोस्तों वेव्स। अब वेव अगर कभी भी आप देखेंगे, कभी आप समुद्र में जाएंगे दोस्तों, तो वेव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर शेप में जो है आपकी वेव उठती है। आपने देखा होगा कई बार लोग इस पे सर्फिंग करते हैं ना, बहुत खतरनाक वाले जो सर्फर्स होते हैं, तो वेव्स कुछ ऐसी दिखती है। और जिन बच्चों को लगता है कि टाइड्स कैसे होते हैं, तो देखिए टाइड्स कुछ ऐसे होते हैं कि पानी का क्या हो रहा है, एक तरीके से लेवल ऊपर उठ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, दीज आर टाइड्स। टाइड्स दिखने में कुछ ऐसे होते हैं समुद्र के अंदर। और अगर आप देखोगे तो करंट्स क्या होते हैं, थोड़े से अंदर की तरफ फ्लो करते हैं, एक सर्टेन डायरेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लो करते हैं। तो तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे, वेव्स के बारे में, टाइड्स के बारे में, करंट्स के बारे में, ठीक है। तो अब विजुअलाइजेशन या इमेज अगर आप दिमाग में रखे चलोगे तो आपको पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। आई बात समझ में कि दिमाग में जो है इमेज या विजुअलाइजेशन रख के चलेगा तो आपको सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपने तीनों चीजों को देखा कि कैसी होती हैं, वेव्स कुछ ऐसी, टाइड्स कुछ ऐसी, और करंट्स कुछ ऐसे। चलिए दोस्तों कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। देखो
जो ओशन वाटर है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वाटर के, अपने ओशन वाटर के? इसका टेम्परेचर, सॉल्ट कंटेंट, सैलिनिटी जिसे आप कहते हैं, डेंसिटी होता है इसका एक, है ना, और एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे सन, मून और विंड्स का इसके ऊपर प्रभाव, ठीक है। तो ये काफी हद तक ओशन के वाटर को इन्फ्लुएंस करती है। जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस होते हैं ना बेटा वाटर बॉडीज के अंदर, बहुत कॉमन है। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है दोस्तों हमारे ओशन का, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको हम कई बार कहते हैं द करेंट्स एंड द वेव्स, और वही जो वर्टिकल मोशन होता है दोस्तों इसे कहते हैं टाइड्स। तो यानी करेंट्स और वेव्स कैसे मूव करती है? करेंट्स और वेव ऐसे मूव करती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, लेकिन टाइड्स कैसे मूव करते हैं? वर्टिकली। तो टाइड्स हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में रहते हैं, ध्यान रखिएगा, और करेंट्स एंड वेव्स हमेशा आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। ओशन करेंट्स क्या है दोस्तों? कंटिन्यूअस फ्लो है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का एक डेफिनेट डायरेक्शन में। तो ओशन करेंट्स क्या होते हैं? जब ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार फ्लो कर रहा होता है उसे हम कहते हैं ओशन करंट। और वेव्स क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। तो वेव्स क्या होती हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर, इस तरीके से, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली जब पानी मूव करता है उसको हम कहते हैं वेव्स, और जब बहुत अमाउंट में पानी मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो वो बन जाता है करंट। वाटर अगर आप देखोगे तो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, कैसे? ओशन करंट्स की मदद से। वाइल जो वाटर है वेव्स के अंदर बेटा वो मूव नहीं करता, बट वेव का जो पूरा आप कह सकते हैं लेंथ है ना, वो यहां पे मूव करता है। आप किसी की चीज की बात कर लीजिए, आप साउंड वेव की बात कर लीजिए, आप लाइट वेव की बात कर लीजिए, तो वेव का क्या होता है? अपना एक प्रोजेक्शन होता है। वेव का क्या होता है? अपना एक आप कह सकते हैं प्रॉपर पाथ होता है जो वेव फॉलो करती है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेव के अंदर जो है ना प्रॉपर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब ऐसा नहीं होता कि वाटर इंडिविजुअली फ्लो करेगा, यहाँ पे पूरी की पूरी वेव आगे बढ़ती है, ठीक है। और करंट ऐसे नहीं होता, अगर आप देखोगे तो जनरली जो अपना करंट्स के अंदर हम देखेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रेफर करनी है, ठीक है। चलिए, जो वर्टिकल मोशन है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, जिसे कहा जाता है टाइड्स। तो राइज एंड फॉल मतलब पानी ऊपर उठेगा, पानी नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, पानी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि वाटर का राइज एंड फॉल करना बनाता है आपका टाइड्स। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन सन एंड मून की वजह से। जो ओशन वाटर्स हैं क्या होते हैं बच्चों? एक सर्टेन लिमिट तक उठते हैं और पीछे फॉल डाउन कर जाते हैं, कम से कम दिन में 2 बार। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो आपका कोल्ड वाटर है सरफेस के नीचे से, टॉप सरफेस के नीचे से, है ना, एंड जो सिंकिंग है आपका सरफेस वाटर का, ये भी कई बार ओशन वाटर के वर्टिकल मूवमेंट्स को रिजल्ट करता है। चलिए आगे बात करते हैं। पता आपको पानी के 2 तरह के टेम्परेचर्स होते हैं, एक पानी के सरफेस पे होता है जो हमेशा आपको अलग सा दिखेगा, और एक इसके नीचे का टेम्परेचर होता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को यहाँ मिल सकते हैं। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट वेव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वेव्स की। तो वेव्स क्या होती है यार? एक्चुअली एनर्जी है, ठीक है। वेव्स क्या है? एनर्जी है। वाटर खुद नहीं है बट एनर्जी है, ठीक है, जो क्या मूव करती है? मूव करती है अक्रॉस द ओशन सरफेस। जब वाटर पार्टिकल्स एक स्मॉल सर्कल में ट्रैवल करते हैं दोस्तों, एज अ वेव पासेस, तो विंड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कर देता है इन वेव्स को, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वेव क्या है? बेसिकली एनर्जी है, नॉट द वाटर, मतलब कंप्लीटली, जो कि एक ओशन के क्रॉस मूव करता है। जब वाटर पार्टिकल्स आपके ट्रैवल करते हैं एक छोटे से इलाके, छोटे सर्कल में, एज अ वेव पासेस, तो विंड क्या करती है? उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसको? हमारे वेव्स को। तो विंड क्या करती है? वेव्स को ट्रैवल करवाती, धक्का देती है एक तरीके से ओशन में, है ना, और जो एनर्जी होती है बेटा वो रिलीज होती है आपके जाके शोर्स पे, किनारों पे, राइट। चलिए, अब जो मोशन है आपके सरफेस वाटर का, वो कभी कभी इफेक्ट करता है हमारे स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर को। तो आप देखेंगे जो पानी में जो हलचल होती है ना, वो सरफेस वाटर पे ज्यादा होती है। जब आप पानी के नीचे जाएंगे, जो टॉप सरफेस के आप नीचे जाएंगे, तो वाटर बहुत ठहराव वाला होता है, बहुत स्टैग्नेंट गहरा पानी होता है वो, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हलचल आपको मिलती है दोस्तों, वो हमेशा टॉप पे मिलती है, ठीक है। चलिए, अब जब भी एक वेव यहां पे बीच को अप्रोच कर रही होती है ना, तो स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? रीजन इसकी फ्रिक्शन जो अकर करता है यहां पे डायनेमिक वाटर और सी फ्लोर के बीच में। कि आप बीच के पास जा रहे हो तो बीच के पास क्या है? आपका फ्लोर एरिया आ जाएगा, है ना, जमीन वाला इलाका आ जाएगा। तो जो आपकी वेव मूव कर रही है और जो आपका जमीनी इलाका है, इनके बीच में क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, जिससे क्या होता है कि वेव कंपैरेटिवली धीमी हो जाती है। अब इसका रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं गोवा गया था ना, लास्ट ईयर की बात हो गई अब तो ये, ठीक है, पीडब्ल्यू की कृपा से, ठीक है। हाँ भाई, अपने पैसे से नहीं यार, पीडब्ल्यू कृपा से गोवा गए थे हम सब। तो वहां पे हम शाम के टाइम जो है ना एकदम मस्त घूम रहे थे बीचेस में, और बीच का जो पानी था अगर आप देखोगे थोड़ा गर्म ही था, क्योंकि गर्मी का मौसम था थोड़ा। तो वेव्स जो थी बहुत तेजी से आती थी, बहुत तेजी से, मतलब अगर आप समुद्र से देख लो तो ऐसा लग रहा था वेव आपको ले जाएगी, बट बाय द टाइम बीच तक आती थी वो लगभग पैरों तक या घुटने तक ही पहुंच रही होती थी। द रीजन इज स्लो डाउन कर जाती थी वो। क्यों? बिकॉज एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था हमारे समुद्र के पानी के बीच में और हमारे जो लैंड है उसके बीच में, एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे तो वेव्स आके हिट करती थी, अच्छा लगता था। बट अगर ये में थोड़ा आगे निकल जाता तो क्या हो जाता? वेव्स कहती हैं आओ बेटा अब तो हमारे एरिया में हो तुम, आओ लेके जाते हैं तुम्हें, ठीक है। चलिए,
जब डेप्थ ऑफ द वाटर ना आपका थोड़ा कम होता है, लेस देन हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तब आप देखोगे कि वेव आपकी टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है। लार्जेस्ट वेव्स कहां मिलती हैं? ओपन ओशंस के अंदर, है ना, खुला समुद्र जो होता है। तो वेव्स अगर आप देखोगे कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर, बड़ी होती जाती हैं जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी को विंड से एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो वेवलेंथ मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो आपका पानी का गहराई वेवलेंथ के जस्ट हाफ है, हाफ से भी कम है, तो आपका वेव वहां पे ब्रेक कर सकता है। सबसे ज्यादा वेव्स कहां मिलती है? एकदम ओपन समुद्र में, बिकॉज वेव्स वहां पे मजबूत होती हैं, और जितना आप शोर के पास जाएंगे, किनारे के पास जाएंगे, वेव्स आपकी कमजोर पड़ती जाएंगी। देखिए मोस्ट ऑफ द वेव्स क्यों कॉज होती हैं? बिकॉज ऑफ विंड ड्राइविंग अगेंस्ट द वाटर। बिकॉज भाई ऑब्वियस सी बात है ना, हवा भी तो चल रही है आपके पानी के साथ साथ। तो जब एक ब्रीज मान लीजिए 2 नॉट, 2 नॉट क्या स्पीड हो गया उसका, ठीक है, 2 नॉट से उससे कम का मान लीजिए एक हल्का हवा चलता है एकदम शांत पानी पे, काम पानी पे, तो स्मॉल ऐसे रिपल्स, ऐसे गोले गोले से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता रहता है, जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती जाती है, इनका साइज ग्रो होता जाता है। ठीक है, और आप देखोगे धीरे धीरे करके इसमें फिर क्या कहते हैं, कैप्स आने लगेंगे। वेव्स हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स यहाँ पे ट्रैवल करें बिफोर हिटिंग द शोर, मतलब किनारा। ठीक है, तो ब्रेकिंग एंड डिसॉल्विंग एज सर्फ। एक वेव का साइज एंड शेप जो है ना, उसके ओरिजिन के बारे में काफी कुछ बताता है। जो स्टीप वेव्स होती हैं बच्चे, कंपैरेटिवली यंग होती हैं, हल्की होती हैं, है ना, और लोकल विंड्स के द्वारा फॉर्म की जाती हैं। वही जो स्लो और स्टेडी होती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है वेव्स है, वो काफी दूर से आ रही होती हैं दोस्तों, एंड पॉसिबली हो सकता है कि किसी और हेमिस्फेयर से भी आ रही हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जो मैक्सिमम वेव का हाइट है उसे डिटरमाइन किया जाता है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, कि कितना लंबे समय तक जो है विंड आपका ब्लो कर रही है पर्टिकुलर एरियाज में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उससे हम कई बार वेव का हाइट यहाँ पे निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेव्स ट्रैवल क्यों करती है? मैंने आपको बताया कि विंड क्या करती है, उन्हें धक्का देती है, पुश करती है वाटर बॉडी को इन इट्स कोर्स में, वाइल जो ग्रेविटी है वो क्या करती है, वेव्स के क्रेस्ट को पुल करती है। तो विंड धक्का देती है, ग्रेविटी इसको पुल करती है, तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे वेव्स ऐसे करके अपना ट्रैवल करती हैं। डन। चलिए, तो जो फॉलिंग वाटर है वो क्या करता है, आगे वाले ट्रफ को पुश करता है, एंड वेव्स जो है बेटा अपनी न्यू पोजीशन पे मूव कर जाती है। ये ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट था, अब इसको पुश मिला तो ये यहां तक पहुंची, ग्रेविटी ने इसको नीचे खींचा, फिर क्या हुआ कि यही एनर्जी ट्रांसफर हो गई दूसरे वाले में, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। ठीक है, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। तो ये क्या है, वेव के फॉर्म चलने का पैटर्न है ना। तो वेव ट्रिगर हो रही है कि भाई विंड ऊपर की तरफ पुश कर रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है। तो ये जो पोर्शन आपका बनता है ना, टॉप पोर्शन बेटा, ये कहलाता है द क्रेस्ट ऑफ अ वेव, टॉप पोर्शन। और ये जो आपका बनता है ना बेटा, या नीचे वाला गैप, ये कहलाता है ट्रॉ ऑफ अ वेव। ठीक है, तो क्रेस्ट एंड ट्रॉ इसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपकी वेव मूव कर रही है, एक पुश कर रहा है, एक पुल कर रहा है। तो एक वेव का क्रेस्ट बन रहा है, उसके बाद वेव फॉल कर रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर फॉल कर रही है, फिर उठ रही है, फिर फॉल कर रही है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप देखोगे पार्टिकल मूवमेंट यहाँ पे बनता जा रहा है, और इसको आगे आगे पुश करता जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगी भाई, वेव अपना पानी जो ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा आगे। राइट, चलो। अब जो एक्चुअल मोशन है वाटर का बिनीथ द वेव्स वो सर्कुलर होता है। दैट्स इंटरेस्टिंग कि आपका वेव्स जो आपको दिख रहा है ना, उसके नीचे का जो मोशन है वाटर का, वो सर्कुलर इन नेचर है। ठीक है, तो इट इंडिकेट्स दैट कि जो थिंग्स है ना, दे आर कैरीड अप एंड फॉरवर्ड, जैसे जैसे हमारा वेव अप्रोच करता है। ठीक है, एंड जैसे जैसे पास ऑन करता है तो अपना डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वेव का सिंपल है यार, वेव ऐसा ऊपर उठेगा, फिर डाउन करेगा, ऊपर उठेगा, डाउन करेगा, और वेव के अंदर का जो वाटर मूवमेंट है कैसा है दोस्तों, वो अपना सर्कुलर इन नेचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ फटाफट से। नाउ देखो, तो ये अपना एक प्यारा सा डायग्राम है जो आपको दिखाता है मोशन ऑफ द वेव्स एंड कैसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आगे मूव आउट कर रहा है। तो वेव जो है यहाँ पे किस तरफ ट्रैवल कर रही है, टुवर्ड्स द राइट। तो देखो इस तरीके से क्या फॉर्म हो रहे हैं, क्रेस्ट एंड ट्रॉ। मैंने बताया ना, जो डिप्रेशन है आपके ट्रॉज होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होता है अपना क्रेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखो ट्रॉ यहाँ पे राइज कर रहा है धीरे धीरे। डन, चलो। तो क्रेस्ट क्या करता है, फॉल करता है, क्रेस्ट ऊपर से नीचे फॉल करेगा। देखो क्रेस्ट क्या कर रहा है, टॉप मोशन फॉल कर रहा है, और यहाँ पे जो ट्रॉ है आपका वो नीचे से ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है, तो ट्रॉ जो है आपका वो क्या करता है, ट्रॉ जो नीचे वाला स्पेस है राइज कर रहा है, क्रेस्ट आपका फॉल कर रहा है। डन, और यही जो मूवमेंट है बेटा, ये क्या है, आपके वेव का मूवमेंट। डन, तो इस तरीके से जो वेव है बच्चे अपने आगे आगे ट्रैवल करती जाती है। ठीक है, चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे वेव के। नंबर 1, जैसे वेव का क्रेस्ट एंड ट्रॉ, जो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं किसी भी वेव के, उनको हम कहते हैं क्रेस्ट एंड ट्रॉ। तो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, ये आपका क्रेस्ट है, हमने पढ़ा अभी। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है किसी भी वेव का, ये आपका कहलाता है ट्रॉ। ठीक है, और इसी के बीच में हम निकालते हैं हमारा वेवलेंथ। तो वेव हाइट पे आ जाते हैं पहले तो, है ना। तो क्रेस्ट एंड ट्रॉ, आई होप आपको क्लियर होगा कि क्रेस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट है, ट्रॉ आपका नीचे वाला हिस्सा। लेट्स कम टू द वेव हाइट। ये क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ ट्रॉ टू द टॉप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ वेव। ठीक है, तो हम यहां से फॉर एग्जांपल वर्टिकल डिस्टेंस अगर क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहां से लेके ट्रॉ से लेके आपके क्रेस्ट तक, तो ये कहलाता है आपका वेव हाइट। वेव एम्पलीट्यूड क्या है यार, 1/2 होता है आपके वेव हाइट का। तो वेव हाइट का अगर आप
एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा ऑफ द वेव हाइट। ठीक है, वेव पीरियड क्या होता है, जो टाइम होता है इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रॉस। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो लगातार क्रेस्ट एंड ट्रॉ के बीच का जो टाइम पीरियड है या टाइम इंटरवल है कि कितना समय उनको लग रहा है एक सर्टेन पॉइंट पास करने में, वो देता है आपका वेव पीरियड। वेवलेंथ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में। ठीक है, तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का, मान लीजिए ये क्रेस्ट है ऐसे करके, तो ये जो आपका होगा बेटा ये वेवलेंथ होती है लैम्डा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा, राइट। तो दो सक्सेसिव वेव क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ है दैट कॉल्ड एज वेवलेंथ। वेव स्पीड क्या होती है दोस्तों, ये वो रेट होता है जिसपे वेव आपकी मूव करती है वाटर से। ठीक है, इसको नॉट्स में मेजर करते हैं हम। और वेव फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ वेव्स जो एक सर्टेन पार्ट को पॉइंट को पास करती हैं इन 1 सेकेंड टाइम इंटरवल। ये एक सेकंड में एक सर्टेन टाइम में कितनी वेव पास कर रही है बेटा, वो वेव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से यहाँ पे डिनोट करते हैं, बट इतना फिजिक्स में नहीं जाना, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, वेवलेंथ को लैम्डा से और वेव फ्रीक्वेंसी को न्यू से, तो कितना नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहा है 1 सेकेंड टाइम इंटरवल में एक सर्टेन पॉइंट से, वो आपको बताता है यहाँ पे वेव का क्या कहते हैं आपका बच्चे, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो आगे बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट टाइड्स। तो मेरे भाई ये तो थे हमारे वेव्स, अब हम टाइड्स की बात करते हैं। टाइड्स मैंने आपको क्या बताया कि पीरियोडिकली एक सिस्टम के हिसाब से जो है, एक समय के एक रिदम के हिसाब से जो पानी राइज करता है एंड फॉल करता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। तो राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, सी लेवल का ऊपर बढ़ जाना फिर नीचे गिर जाना। ठीक है, तो ऊपर बढ़ना मतलब सी लेवल रेस कर रहा है फिर नीचे गिर रहा है। तो राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल क्या कहलाता है, 1 या 2 टाइम्स अ डे, ये कहलाता है आपका टाइड्स। क्यों होता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। ठीक है, अब अगर आप देखोगे जो मूवमेंट ऑफ द वाटर है कॉज बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे विंड्स हो गए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बदलाव हो गए, इसको हम सर्ज कहते हैं, इसको हम टाइड्स नहीं कहते। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट दोस्तों, टाइड्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन दैट इज एक्सर्टेड बाय सन या मून। तो सन या मून जो अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं अगर आप देखोगे पानी पे, उसकी वजह से टाइड्स होते हैं। बट अगर मान लीजिए विंड्स या किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस की वजह से जो सी लेवल है आपका उठता है गिरता है, तो उसे सर्ज कहा जाता है। सर्ज रेगुलर नहीं होता, टाइड्स आपके रेगुलर होते हैं। ठीक है, जो स्टडी है टाइड्स का काफी कंप्लेक्स माना जाता है ना हर तरीके से, अगर आप देखोगे, बिकॉज उसमें बहुत वेरिएशंस आपको मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, आपका हाइट है, हर एक चीज के उसमें। चलिए फिलहाल हम आगे बात करेंगे। अब जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है ना बेटा, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट, क्या करता है सन का ग्रेविटेशनल पुल, मेजर कॉजेज है फॉर द अकरेंस ऑफ टाइड्स। तो टाइड्स के अकरेंस में किसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मून का। किसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, सन का। तो सन कम लगाता है, मून ज्यादा लगाता है, ऐसे आप याद कर लीजिए। एक और फैक्टर है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो फोर्स है जो एक तरीके से ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए जो है ना यहाँ पे एक्ट आउट करती है। डन। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब किसी चीज को आप ऐसे तेज से घुमाते हो तो कहते हैं ना कि इमेजिनरी फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, कभी आपने मक्खन ऐसे फेंट के निकाला है तो आप देखोगे सेंटर में ऐसे एक इमेजिनरी फोर्स जनरेट होती है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स जो है क्या करती है, ग्रेविटी के इंपैक्ट को बैलेंस आउट कर देती है। टुगेदर जो ग्रेविटेशनल पुल है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल हैं दो मेजर टाइडल बल्जेस क्रिएट करने के लिए अर्थ के ऊपर। तो दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस अपनी, ग्रेविटेशनल और दूसरी हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द अर्थ, अगर आप देखोगे जो साइड अर्थ का मून को फेस कर रहा है, ध्यान से रखिएगा कि ऑन द साइड ऑफ द अर्थ जो मून को फेस कर रहा है, एक टाइडल बल्ज जैसे अकर कर जाता है। बल्ज मतलब कोई चीज उठी हुई है। ठीक है, जो साइड मून को फेस कर रहा है अर्थ का, वहां पे एक ऐसा टाइडल बल्ज क्रिएट हो जाता है। वाइल ऑन द ऑपोजिट साइड अगर आप देखोगे, दो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून जो है कंपैरेटिवली लेस है, ठीक है, बिकॉज दूर है दूसरा वाला साइड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक टाइडल बल्ज क्रॉस करती है। तो हमने क्या देखा कि अर्थ के अगर हम दो साइड्स की बात करें, फिर टॉक अबाउट दो साइड्स पे, तो जो साइड मून को फेस कर रहा है वहां पे क्या होता है, टाइड की वजह से ऐसा लेवल आपको उठा हुआ दिखता है पानी का। ठीक है, बट ओपन द ऑपोजिट साइड जो मून से अवे है, तो वहां पे नो डाउट ग्रेविटेशनल पुल मून का कम है, लेकिन फिर भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पानी का फॉर्म कर रही है। ठीक है, इसको आप टाइडल बल्ज कह सकते हैं यहाँ पे। डन। सो आई होप दिस इज क्लियर माय डियर। आगे बढ़ते हैं नाउ। अब जो टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। कौन सा, ग्रेविटेशनल और हमारी सेंट्रीफ्यूगल। तो इनके बीच का जो फोर्स है आपका, डिफरेंस है, ठीक है, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच का जो डिफरेंस है, वही फोर्स आपकी एक्चुअली टाइड जनरेट कर रही होती है। ठीक है, अब सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर आप देखोगे तो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट द मून, जो पुल और पुल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, है ना, पुल या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस मून का, वो ग्रेट होगा देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा इस ध्यान से बहुत अच्छे से। मान लीजिए ऐसा इलाका अर्थ का जो कि मून के बहुत नियरेस्ट आ रहा है, तो वहां पे जो मून का अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो नेट फोर्स है, ठीक है, वो क्या कर रही है, बल्ज कॉज कर रही है, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा। बल्ज मतलब ऐसा उठा हुआ पोर्शन, ठीक है, पानी का। ना ऑपोजिट साइड में आपने देखा अर्थ का कि अट्रैक्टिव फोर्स लेस है, हमने जस्ट देखा अभी कि मून से जो दूर है आपका, ऑब्वियसली बात है ग्रेविटेशनल पुल मून का कम है, लेकिन वहां पे सेंट्रिकल फ्यूगल फोर्स जो आपकी डोमिनेंट है। एज अ रिजल्ट आप देखोगे जो नेट फोर्स अवे फ्रॉम, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इसके वजह से क्या होता है, एक सेकंड बल्ज अपना क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द मून।
नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो हॉरिजॉन्टल टाइड आपका जनरेटिंग फोर्सेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द वर्टिकल फोर्सेस। तो जो हॉरिजॉन्टल टाइड से जनरेट करती हैं वो फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। चलिए, तो टाइडल बल समझ में आया मालिक कि एक तरफ क्या हो रहा है भाई कि हमारा मून जो है वो ग्रेविटेशनल पुल मार रहा है, तो एक तरफ से जो इलाका अपना मून को ज्यादा स्ट्रेट फेस कर रहा है वहां पे ग्रेविटेशनल पुल मून का स्ट्रांग है, तो पानी ऐसा राइज कर रहा है, पानी ऐसा उठ रहा है ना, तो एक बल जैसा एक उठा हुआ सा क्रिएट हो जा रहा है फीचर। या तुम्हारे खोपड़िया आपको गुम्मा मार दे, गुम्मा मतलब पत्थर मार दे, खोपड़िया ऐसा सूज जाता है, सूज जाता है कि नहीं सूज जाता है, उसको कहते हैं बल्ज होना। तो वैसे अगर देखोगे तो अर्थ के साइड पे भी ऐसा ही हो रहा है। और जो ऑपोजिट फोर्स फेस है जहां पे मून का ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रांग नहीं है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम काम कर रही है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यू सी टू साइड बल्जेस, ठीक है, डन। चलो अब आगे बात करते हैं फटाफट से यहाँ पे। तो ये देखो ये रिलेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टाइड्स के बीच का। तो आप देख पा रहे हो कि ना ऐसा बल्ज, टाइडल बल्ज जिसे कहते हैं, जो क्रिएट हो रहा है, जो मून की तरफ फेस कर रहा है भाई वहां पे भी क्रिएट हो रहा है, जो मून से अवे है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा बल्ज क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो दो आप देख सकते हो यहाँ पे बल्जेस क्रिएट हो जाते हैं अपोजिट साइड्स पे इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नॉट टाइडल बल्जेस अगर आप देखोगे जो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्स है, कॉन्टिनेंटल शेल्स हमने पढ़ा था कि ऐसा इलाका समुद्र में जो मतलब लैंड का एक्सटेंशन एक तरीके से, ठीक है, जो वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्स है इसमें ग्रेटर हाइट होती है यहाँ पे, ठीक है। जब टाइडल बल्जेस आपके जो मिड ओशनिक आइलैंड्स है, मिड ओशनिक आइलैंड्स को हिट करते हैं तो ये काफी लो हो जाते हैं, ठीक है। जो शेप है बेस या एस्टुअरीज का, बेस मतलब खाड़ी होता है, आपने देखा बंगाल का खाड़ी है भारत में, ठीक है। एस्टुअरी है जहां पे पानी जो है समुद्र और इसका रिवर का मिल रहा है, इसको हम कहते हैं एस्टुअरी वाला इलाका। तो एस्टुअरीज एंड जो बेस का शेप है ना अलोंग अ कोस्ट लाइन, ये भी कई बार जो आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स को बढ़ा या घटा सकता है। अगर मान लीजिए फनल शेप्ड है, फनल शेप मतलब ऐसा फनल होता है ना, इस टाइप सा फनल टाइप का शेप्ड मान लीजिए बे है आपका, तो ये क्या करेगा टाइडल के मैग्नीट्यूड को, उसके पावर को काफी हद तक बदल देगा। तो जब टाइड आपकी चैनल्ड होती है बिटवीन द आइलैंड्स है ना, या फिर इनटू बेस एंड एस्टुअरीज, इसको हम कहते हैं टाइडल करंट्स। तो जब आपको टाइड्स कहां देखने को मिलते हैं, ऐसे खाड़ियों में, ऐसे एस्टुअरीज के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं कई बार टाइडल करंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम कई बार, द टाइडल करंट्स। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से, लेट्स मूव फर्दर, ठीक है। चलो सो टाइड्स ऑफ बे ऑफ फंडी कनाडा, तो देखिए कनाडा का बे है, हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड कहां आती है, बे ऑफ फंडी में, क्योंकि नोवा स्कॉटिया एक जगह है कनाडा के अंदर वहां पे। तो यहाँ पे टाइडल बल्ज लगभग 15-16 मीटर का, जो काफी हाई है। नाउ बिकॉज देयर आर टू हाई टाइड्स है ना, और दो लो टाइड्स जो कि हर डे अकर करते हैं यहाँ पे, रफली 24 घंटे के डिफरेंस पे, ठीक है। देन एक टाइड अगर आप देखोगे तो हर 6 घंटे पीरियड में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एज अ रफ एस्टिमेट अगर आप देखेंगे कि टाइड जो है ना लगभग 1 घंटे में 240 सेंटीमीटर का हाइट अटेन करती है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। So if you have walked down a beach with a steep cliff alongside, ठीक है, मेक श्योर यू वॉच द टाइड। सो दैट्स नाइस क्वेश्चन यार, है ना, कि अगर मान लीजिए आप कनाडा के इस बीच पे जा रहे हैं यहाँ पे किनारे, समझ जाएगा हर 6 घंटे में टाइड हिट कर रहा है और उसका हाइट ठीक ठाक होता है, तो संभल के जाएगा, ठीक है। तो आप अगर 1 घंटे तक वहां वॉक करते रहेंगे तो आपको दिख जाएगा कि टाइड जो है आपके आ रही है, और पानी जो है आपको हो सकता है खींच ले अपनी तरफ, तो बेहतर है कि टाइड से थोड़ा सा दूर रहा करिए। दैट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना, मजेदार फैक्ट है। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टाइड। देखिए टाइड वेरी करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी में, डायरेक्शन में, मूवमेंट में, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, साथ ही साथ टाइम टू टाइम। अब अगर आप देखोगे टाइम को हम ना कई सारे कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस की, कितना फास्ट वो आकर करते हैं एक दिन में, 24 घंटे में, ठीक है, या फिर उनके हाइट के बेसिस पे। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितना आकर कर रहे हैं, एक दिन में कितनी बार आ रही है टाइड्स, ठीक है, और हाइट मतलब कितना हाइट तक जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम सेमी ड्यूनल टाइड नंबर 1, सेमी ड्यूनल टाइड किसको कहते हैं, जब बेटा जब मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न, सबसे कॉमन टाइप ऑफ टाइड्स है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 2 हाई टाइड्स आती हैं और 2 लो टाइड्स आती हैं, ठीक है। हर दिन 24 घंटे में 4 टाइड्स आएंगी, हर 6 घंटे में 1 टाइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, सक्सेसिव हाई और लो जो है टाइड्स का अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट का होता है, ठीक है, लगभग सेम हाइट की हाई टाइड होगी, सेम हाइट की लो टाइड होगी। तो यहाँ पे बड़ा कॉमन पैटर्न को हम कहते हैं सेमी ड्यूनल, कि हर 6 घंटा में 1 टाइड आपको हिट कर जाएगा, ठीक है। चलिए ड्यूनल टाइड का मतलब होता है कि देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड, कि भाई 2 ही टाइड्स आ रही हैं, हाई एक लो है। जो हाइट है, हाई और लो के बीच का अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम ही रहता है, राइट, मतलब हाई टाइड और लो टाइड में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएगा, जो नॉर्मलाइज्ड होता है वही होता है। मिक्स टाइड्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है 2 फीचर्स मिलने वाले हैं। टाइड्स इसके हाइट में बहुत वेरिएशंस होते हैं ना दोस्तों, ने मिक्स टाइड्स कहा जाता है। ये टाइड जनरली अकर करती हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साइड, एंड कई सारे पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड्स हैं वहां पे आपको मिक्स टाइड ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो इनके हाइट में ग्रेट वेरिएशंस होते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे टाइड बेस्ड ऑन सन, अर्थ और मून के पोजिशन पे, ठीक है। तो इसमें आ जाता है नंबर 1 हमारा जो हाइट है बेटा राइजिंग वाटर का, जिसे आप हाई टाइड कहते हैं, वो कई बार वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन की पोजीशन क्या है सन, मून और अर्थ का, ठीक है। तो आइए इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 टाइप के टाइप, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड और एक होता है आपका नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है दोस्तों, जब पोजीशन आपका दोनों सन एंड मून का इन रिलेशन टू अर्थ एक डायरेक्ट बेयरिंग बनाता है टाइड हाइट पे, बेयरिंग एक तरीके का एंगल होता है दोस्तों, ठीक है।
ना तो हमने क्या देखा कि जो सन का और मून का पोजीशन है, ठीक है, सन का मून का और हमारे अर्थ का पोजीशन है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। वो एक तरीके से एक डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप कि जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में है तो हाइट ऑफ द टाइड जो है काफी ज्यादा हायर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टाइड्स को हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो आपका सन मून और अर्थ है तीनों क्या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो ऐसे पोजीशन में क्या होगा, जो टाइड्स होते हैं काफी हाई होते हैं, इन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है, ठीक है। ये एक महीने में 2 बार अकर करते हैं, एक पहले फुल मून वाले नाइट पीरियड पे जब फुल मून होता है आपका दोस्तों, और एक आपका जब न्यू मून होता है। तो न्यू मून और फुल मून में आप देखोगे तो ऐसे टाइड्स आपके बहुत कॉमन है। अब आते हैं नीप टाइड्स। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 7 डे इंटरवल होता है, 7 दिन का गैप होता है स्प्रिंग और नीप टाइड्स के बीच में। इस टाइम में क्या होता है, सन एंड मून जो होते हैं राइट एंगल्स पे होते हैं एक दूसरे के, एंड जो फोर्सेस हैं सन एंड मून के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को काउंटर अटैक करते हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए सन एंड मून दोनों जो है ना एक दूसरे के 90 एंगल्स पे सिचुएटेड है, और ये दोनों एक दूसरे के ना फोर्सेस को इधर अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो एक तरीके से आप कह रहे हो कैंसिल आउट वाला सिचुएशन बन रहा है। जो मून का ट्रैक्शन है जो थोड़ा सा ज्यादा है, नो डाउट अबाउट, विद कंपेयर टू सन, ठीक है, इज डिमिनिश्ड बाय काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। अब प्रॉब्लम क्या है यार, यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मून का अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये थोड़ा सा कैंसिल आउट हो जा रहा है बाय द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। तो मैंने आपको यही बताया ना कि दोनों 90 डिग्री एंगल्स पे यहाँ पे हैं और एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ कैंसिल आउट फोर्सेस काम करेंगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम कहते हैं नीप टाइड्स। एक महीने में अगर आप देखोगे वंस इन अ मंथ, जब मून का ऑर्बिट सबसे क्लोज होता है अर्थ के, इस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरिगी। क्या बोलते हैं इसको, पेरिगी, ठीक है। तो जब हमारे किसका ऑर्बिट सबसे क्लोज होता है, मून का ऑर्बिट अर्थ के सबसे पास होता है, इसको हम पेरिगी कहते हैं। तो अनयूजुअली हाई और लो टाइड्स आप क्या करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे टाइडल रेंज होता है ना नॉर्मल से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये कब होगा, पेरिगी वाली सिचुएशन में। क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कब होता है। स्प्रिंग नीप टाइड्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा दोस्तों, जब मून का ऑर्बिट अर्थ के क्लोजेस्ट है तब आप देखेंगे अनयूजुअल टाइप के हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आपको दिखते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते बाद जब मून काफी दूर हो जाता है अर्थ से, तो इस सिचुएशन को हम एपोजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एपोजी। तो मून का ग्रेविटेशनल पुल भी काफी लिमिटेड हो जाएगा और जो टाइडल रेंजेस है कंपैरेटिवली आपकी लेस हो जाएंगी देन द एवरेज हाइट। तो हमने क्या देखा कि जब सबसे पास है पेरिगी वाले सिचुएशन में, तो अनयूजुअल टाइप्स ऑफ हाई टाइड्स होंगे यहाँ पे, हाई टाइड्स वगैरह का जो आपका हाई लो टाइड्स होंगे, और जो टाइड का रेंज है हाइट वाला रेंज अब नॉर्मल सा होगा, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा अलग होगा। और 2 हफ्ते बाद जब आपका मून काफी दूर होगा दोस्तों, तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो थोड़े से लो आपको एक्सपीरियंस होंगे, ठीक है। जब अर्थ सन के क्लोजेस्ट होता है, इसको हम पेरिलियन कहते हैं। अराउंड 3 जनवरी, 3 जनवरी के आसपास जो है, जो अर्थ है हमारा सन के क्लोजेस्ट होता है। तो हर साल आप देखोगे टाइडल रेंजेस भी काफी ज्यादा ग्रेट होती है ना। तो यहाँ पे हाई एंड लो टाइड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब अर्थ सन से बहुत ज्यादा दूर होता है, जिसको हम एपीलियन कहते हैं दोस्तों, अराउंड 4 जुलाई के आसपास, तो यहाँ पे क्या होता है, जो टाइडल रेंजेस हैं कंपैरेटिवली लेस होती हैं एवरेज से, ठीक है। जो टाइम है हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का, जब वाटर लेवल आपका लगभग फॉल कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं एब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, एब। तो ये एब क्या है दोस्तों, ये वो टाइम है हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का जब वाटर लेवल्स आपके फॉल कर रहे होते हैं। और जो टाइम है बिटवीन लो एंड हाई टाइड, जब टाइड आपका राइज कर रहा होता है, उठ रहा होता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है फ्लो या फ्लड। तो जब आपका टाइड गिर रहा होता है, वाटर लेवल फॉल कर रहा होता है, तो उसको एब कहते हैं दोस्तों, और जब ये उठ रहा होता है तो उसे फ्लो या फ्लड कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है टाइड्स का, देखो नंबर 1, सम टाइड्स क्यों कॉज होते हैं, बिकॉज अर्थ मून सन के पोजीशन से, ठीक है। तो ये टाइड्स अगर आप देखोगे तो प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं वेल इन एडवांस। इससे क्या होता है, फिशरमैन को अपनी एक्टिविटीज प्लान करना इजी हो जाता है। अब टाइडल फ्लोस की अगर हम बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंस के नेविगेशन में। टाइडल हेड्स अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर ऐसे इलाके जो जहाँ पे रिवर्स के पास ही हार्बर बना है, जहाँ नाव वगैरह खड़ी होती हैं, ठीक है। एस्टुअरीज है मान लीजिए आपके इलाके में, या शैलो वाटर है ना। तो ऐसे में क्या होता है यार कि जो शिप्स एंड बोट्स होती है ना, वो ऐसे केसेस में एंटर करने से हार्बर में थोड़ा कतराती हैं। द रीजन इज कि अगर मान लीजिए शैलो वाटर है आपका फॉर एग्जांपल, है ना, टाइडल फ्लो हाई हो गया तो वाटर लेवल एकदम से चेंज हो जाएंगे, तो वहां पे डैमेज हो सकता है शिप्स एंड बोट्स को। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप वहां पे अपने को अवॉइड कर पाओगे इस केस में। टाइड्स यहाँ पे डिसिल्टिंग में भी काफी मदद करते हैं। कई बार क्या होता है, सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं ना, एस्टुअरीज के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो उसको भी रिमूव करने में अपने साथ हटा ले जाते हैं उन चीजों को। टाइड्स को इलेक्ट्रिकल पावर, जो उसको टाइडल पावर कहते हैं, जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है कनाडा, रशिया, फ्रांस, चाइना के अंदर। अगर आप देखोगे 3 मिलियन वॉट टाइडल पावर प्रोजेक्ट दुर्गद्वानी में, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल के अंदर भी अभी लगाया गया है। सो दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओशन करेंट्स गाइस। अब ओशन करेंट्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, कि ओशन करेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक नदी बहती है ना, जैसे एक रिवर फ्लो होता है मान लीजिए ओशन के अंदर। तो मैंने बताया था ओशन करेंट्स में बहुत अमाउंट में वाटर मूव करता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दोस्तों, तब आप देखोगे इसको हम करंट्स कहते हैं। अब क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर।
जो एक डेफिनेट पाथ को फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। ओशन करंट से यहाँ पे दो तरीके के फोर्सेस से इन्फ्लुएंस है। नंबर वन प्राइमरी फोर्सेस, ठीक है, जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेकेंडरी फोर्सेस, जो उनको किसी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। अब प्राइमरी फोर्सेस जो होती है वो होती है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, सूरज द्वारा गर्मी मिल रहा है, विंड हो गया, ग्रेविटी हो गया, कॉरियोलिस फोर्स जो अर्थ के रोटेशन से जनरेट करती है, वो काफी हद तक विंड्स को इंपैक्ट करती है, एंड सो द ओशन करंट्स, ठीक है, नंबर वन। अब क्या होता है जब कभी भी पानी पे गर्मी पड़ती है सूरज की, तो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, ठीक है, बढ़ता है। दैट इज वाई अगर आप देखोगे कि नियर द इक्वेटर जो ओशन वाटर है वो कंपैरेटिवली 8 सेंटीमीटर हाई है इन लेवल देन इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। तो अगर आप कभी भी इक्वेटर के आसपास सी लेवल को नापेंगे तो 8 सेंटीमीटर ज्यादा मिलेगा आपको कंपेयर टू द बाकी मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स वगैरह। द रीजन इज कि यहाँ पे सोलर इंसुलेशन जिसे आप कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है वो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वाटर आपका एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, ठीक है। चलिए, अब इससे क्या होता है, जो ग्रेडियंट आपका ढलान है बहुत स्लोप बहुत कम हो जाता है, और वाटर क्या करता है, स्लोप के थ्रू यहाँ पे फ्लो करता है, ठीक है। चलिए, अब जो विंड ब्लो कर रही है सरफेस ऑफ द ओशन के, वो क्या करती है, पानी को आगे फोर्स करती है मूव करने के लिए। तो जो फ्रिक्शन होता है ना विंड और वाटर सरफेस के बीच में, वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी को काफी हद तक इंपैक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटी भी क्या करती है, पुल करने का ट्राई करती है पानी को नीचे, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो एक वेरिएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी, कोरियोलिस फोर्स इसमें इंटरवेंशन करेगी, है ना, इस पूरे मसले में, इस पूरे लड़ाई झगड़े में, एंड वाटर को क्या करवाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव कर देगी और सदर्न में आपके लेफ्ट की तरफ मूव कर देगी, ठीक है। तो ये जो लार्ज एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं वाटर के, जो फ्लो हो रहा है यहाँ पानी का, इसको हम कई बार गायर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कई बार, गायर्स। तो इससे क्या होते हैं, लार्ज सर्कुलर करंट्स आपके प्रोड्यूस होते हुए दिखते हैं ओशंस के अंदर। डन। चलिए, तो आपने देखा कि कितनी सारी फोर्सेस दोस्तों यहाँ पे एक्ट कर रही है। नाउ लेट्स टॉक फॉरवर्ड, ओशन करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। करंट्स को हम कई बार रिफर करते हैं बाय देयर ड्रिफ्ट, ठीक है, कि किस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे, तो वी रिफर देम बाय देयर ड्रिफ्ट। आगे बात करते हैं, यूजुअली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो करंट्स हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सरफेस के पास, एंड स्पीड अटेन कर सकते हैं ओवर 5 नॉट्स तक, ठीक है। तो सरफेस के पास स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, 5 नॉट्स तक स्पीड जा सकती है। जब गहराई में जाओगे तो करंट जल्दी स्लो डाउन कर जाते हैं, तो इनकी स्पीड जो होती है 0.5 नॉट से भी कम हो जाती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अ करंट को हम कई बार ड्रिफ्ट कहते हैं, समझ में आया। तो स्पीड ऑफ द करंट को हम क्या कहते हैं, कई बार ड्रिफ्ट कहते हैं। तो सरफेस पे ड्रिफ्ट ऑफ द करंट ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, हमेशा 5 नॉट्स तक स्पीड होगी, और वही अगर आप चले जाएंगे थोड़ा गहरे समुद्र में तो ये कम होकर लगभग 0.5 तक आ जाएगी। तो ड्रिफ्ट को मेजर करते हैं हमेशा नॉट्स के अंदर, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है किसी भी करंट का, इट रिफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। एक फास्ट करंट हमेशा स्ट्रांग माना जाता है, और करंट यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपके सरफेस पे, और जैसे जैसे दोस्तों ये डेप्थ में जाओगे, आप गहराई में जाओगे, तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो आपका कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम करंट्स की जो स्पीड होती है लगभग 5 नॉट्स के बराबर ही होती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि जब वाटर डेंसिटी में डिफरेंस आता है तो उससे क्या होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर है वो काफी इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो जिस पानी में नमक की संख्या ज्यादा है, नमक का क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वो पानी क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है ना। तो आपने देखा होगा रेड सी में इतना ज्यादा नमक है यार कि आदमी डूबता ही नहीं, आप ऐसे ऊपर ही फ्लोट करते रहोगे। तो जहां पे नमक का सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या होता है, जो वाटर है कंपैरेटिवली डेंसर है ना, और जो लो सैलिनिटी होगी वहां पे कंपैरेटिवली डेंसिटी कम होगी, ठीक है। सेम वे अगर आप देखोगे जो कोल्ड वाटर होता है वो वार्म वाटर से डेंस होता है, तो डेंस वाटर हमेशा ना नीचे बैठेगा, सिंक करने का ट्राई करेगा, और जो लाइटर वाटर है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। तो कोल्ड वाटर ओशन करंट्स अगर आप देखोगे अकर करते हैं जब कोल्ड वाटर आपका पोल्स का सिंक करता है एंड स्लोली मूव करना स्टार्ट करता है किधर, टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो हमने क्या देखा कि कोल्ड वाटर ओशन करंट्स कब जनरेट करते हैं, जब पोल्स पे मौजूद ठंडा पानी सिंक करता है, हेवियर है वो, है ना, तो सिंक करेगा और नीचे पोल्स से इक्वेटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। और वार्म वाटर करंट्स आपके कब ट्रैवल करते हैं, इक्वेटर से निकलते हैं, है ना, अलोंग द सरफेस, और पोल्स की तरफ यहाँ पे फ्लो करते हैं, जिससे कि क्या कर पाए, सिंकिंग वाटर को जो है रिप्लेस कर पाए। तो बिल्कुल एयर वाला सिस्टम है, ठीक है, कि हाई प्रेशर से एयर मूव करती है कहां, लो प्रेशर की तरफ। तो पोल से मान लीजिए इक्वेटर मूव कर रही है, और लो प्रेशर से कहां जाएगी, वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, कि क्या हो रहा है कि मान लीजिए पोल्स पे, अपने जो हमारे पोल्स हैं यहाँ पे ठंडा पानी कोल्ड वाटर है, CW कोल्ड वाटर, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, इक्वेटर है भाई। तो इक्वेटर पे चीजें जो है काफी वार्म होंगी, ठीक है, तो वार्म होंगी, काफी ज्यादा गर्म होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि एक गैप सा, एक हॉल, मतलब एक स्पेस सा बन जाता है ना जहाँ चीजें वार्म होती हैं, और ये लाइटर है, लाइट डेंसिटी है इसका, तो ऊपर की तरफ उठेगा, ये हैवियर डेंसिटी नीचे की तरफ सिंक डाउन करेगा। तो इसका मूवमेंट पोल्स टू इक्वेटर होता है। फिर यहाँ आते आते क्या होता है, थोड़ा वार्म अप हो जाता है, तो वापस से मूवमेंट स्टार्ट होता है इक्वेटर टू पोल्स, ठीक है। तो ये अपना जो है मूवमेंट यहाँ पे ओशन करंट्स का चला करता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स आपको ट्रैवल होते हुए दिख जाएंगे। अब ओशन करंट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो उनके डेप्थ के बेसिस पे, सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स।
अब सरफेस करंट्स ऑब्वियस सी बात है यार आपके सरफेस पे दिखते हैं और 10% जो वाटर होता है आपका ओशंस के अंदर उसको कंस्टिट्यूट करते हैं। तो ये वाटर्स अगर आप देखोगे तो अपर 400 मीटर जो है ओशन का उसमें आपको दिखाई देंगे। डीप वाटर मतलब गहराई में आपको करंट्स दिख रहे हैं, ये बाकी 90% ओशन करंट्स को फॉर्म करते हैं। ये वाटर्स अगर आप देखोगे तो ओशनिक एरियाज के आसपास मूव करते हुए दिख जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी एंड ग्रेविटी का फर्क आता है। ठीक है, तो डीप वाटर्स अगर आप देखोगे तो आपको गहरे समुद्र में डीप सिंक करते हुए नीचे आते हुए दिखते हैं हाई लैटिट्यूड्स में। वेयर एज जो टेम्परेचर्स अगर कोल्ड इनफ होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कई बार इंक्रीज भी हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो डीप वाटर्स है, गहरे वाटर्स हैं, आपको सिंक करते हुए नीचे आते हुए दिखेंगे हाई लैटिट्यूड्स में, क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर भी आपका ठंडा होता है तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात इंक्रीज करती है और डेंस होगा तो नीचे की तरफ सिंक करेगा। अब ओशन करंट्स को हम कई बार क्लासिफाई कर सकते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे भी एज कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स। तो दोस्तों देखिए जो कोल्ड करंट्स होते हैं ना वो ठंडा पानी कहां लेकर के आते हैं, वार्म वाटर एरियाज में। ठीक है, तो ये करंट्स कहां फॉर्म किए जाते हैं, जनरली जो वेस्ट कोस्ट है आपका कॉन्टिनेंट्स का, ठीक है, जो आपके लो लैटिट्यूड्स है, मिडिल लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर्स के अंदर, तो वहां पे जो वेस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट्स का वहां पे आपको ऐसे कोल्ड करंट ज्यादा मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ठंडा पानी कहां लेके आते हैं, गर्म पानी वाले एरियाज में। ठीक है, और वैसे अगर आप देखोगे जो ईस्ट कोस्ट है आपके हाई लैटिट्यूड्स का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, वहां पे भी ऐसे कोल्ड करंट्स कॉमन है। वार्म करंट्स क्या करते हैं, वार्म वाटर को कोल्ड रीजन में लेकर के आते हैं। सिंपल फंडा यार, कोल्ड वाले कोल्ड पानी को गर्म वाले में लेके आएंगे, गर्म वाले जो है गर्म पानी को कोल्ड वाले में लेके जाएंगे। तो जनरली जो आपका ईस्टर्न साइड है कॉन्टिनेंट्स का वहां पे ज्यादा ऑब्जर्व्ड है, किसमें, लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स में, दोनों हेमिस्फेयर्स के अंदर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे तो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे मिलता है, वो भी हाई लैटिट्यूड्स के अंदर। ठीक है, चलिए नाउ मेजर ओशन करंट्स की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो मेजर ओशन करंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द स्ट्रेस जो कि एक्सर्ट किया जाता है बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड कॉरियोलिस फोर्स। तो स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, ये भी एक तरीके का फोर्स है, एक तरीके का प्रेशर है जो अप्लाई हो रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। तो मेजर ओशन करंट्स अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रेस से काफी इन्फ्लुएंस है। कौन लगाता है स्ट्रेस, से लगाती है आपकी विंड्स और कॉरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब जो ओशनिक सर्कुलेशन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, तो ओशन का जो सर्कुलेशन पैटर्न है वो रफली अगर आप देखोगे तो काफी हद तक डिपेंड करता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलर पैटर्न पर। ठीक है, जो एयर सर्कुलेशन होता है ना हमारे ओशंस के ऊपर मिडिल लैटिट्यूड्स में, ये काफी हद तक एंटी साइक्लोनिक है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो जो एयर सर्कुलेशन है कहां पे, ओशियंस के ऊपर, कौन से लैटिट्यूड्स में, मिडिल लैटिट्यूड्स में, तो ये एंटी साइक्लोनिक है और वो भी ज्यादातर आपको कहां देखा गया, सदर्न हेमिस्फेयर में कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न है आपका वो भी कई बार आप देखोगे सेम तरीके से फ्लो करता है, दैट इज एंटी साइक्लोनिक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जो हमारा ओशन करंट का पैटर्न है फ्लो करने का, कई बार हमारे जो एटमॉस्फेयर में विंड्स फ्लो करती हैं उनके पैटर्न से मेल खाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अगर हम बात करें यहाँ पे मिडिल लैटिट्यूड्स की, तो यहाँ पे जो पैटर्न है सर्कुलेशन का वो एंटी साइक्लोनिक है। तो अगर आप यहाँ पे पानी का पैटर्न देखेंगे ना दोस्तों, तो वो भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न हमने क्या कहा, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स पे जहां पे विंड का जो फ्लो है वो काफी साइक्लोनिक होता है दोस्तों, जो ओशन का पैटर्न है वो भी साइक्लोनिक। ठीक है, तो क्या देखा, कोई बच्चा याद कर रहा है शायद, कोई बात नहीं है ना, चलो। तो हमने क्या देखा कि मिडिल लैटिट्यूड्स के ऊपर क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक पैटर्न होता है विंड्स का, और वही पैटर्न को हमारा पानी भी फॉलो करता है। हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो विंड पैटर्न साइक्लोनिक है और सेम पैटर्न को हमारा पानी भी फ्लो करता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मेजर एरिया करंट्स है पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के अंदर। तो ये दिखा रहा है आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट्स। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे किस तरीके से दिया, भाई ये अपना एशिया है। ठीक है, तो ये देखो इक्वेटोरियल करंट यहाँ फ्लो कर रहा है अपना, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट आपको पता है हम मेजर करते हैं कितनी स्पीड से चल रहा है करंट आपका। ठीक है, फिर आप देखो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इधर फ्लो कर रहा है अपना, है ना, डन। चलिए, तो इक्वेटर के पास कितने सारे करंट्स आपको दिख जाएंगे। फिर अपना ये गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया अपने पास। ठीक है, फिर इधर अपना साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया, इक्वेटर के पास वाला हो गया। फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया अपना। तो दीज आर द मल्टीपल आप देखोगे करंट्स। तो जो डॉटेड है बेटा वो कोल्ड करंट है और जो आपका सीधा लाइन वाला दिख रहा है वार्म करंट है। तो आप देख सकते हो कि सदर्न हेमिस्फीयर और हमने कहां पे वार्म एंड कोल्ड करंट्स फ्लो कर रहे हैं। जैसे आप देखो हाई लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, तो हमने क्या पैटर्न पढ़ा था कि जो कोल्डर एरियाज होते हैं वहां से कोल्ड करंट्स नीचे की तरफ फ्लो करते हैं टुवर्ड्स इक्वेटर, और जो हमारे नीचे वाले एरियाज होते हैं वहां से ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। तो आप देखो किस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, और यही जो कोल्ड करंट है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे लैब्राडोर करंट हो गया अपना। तो हर एक इलाके में यार इसके अलग अलग नाम से, अलग अलग एरियाज में इसको अलग अलग नामों से हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। सो दिस इज हाउ द करंट्स मूव। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट फर्दर गाइस, आगे बात करेंगे जल्दी से। चलो, जहां पे मॉनसून विंड्स आती है ना, जहां पे मॉनसून होते हैं दोस्तों, तो इन करंट को मॉनसून की विंड्स काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। कॉरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो वार्म करंट्स होते हैं लो लैटिट्यूड से
वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट डायरेक्शन में। कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो हम पढ़ के ही चले आ रहे हैं। और जो आपका ओशनिक सर्कुलेशन है बच्चों, ये क्या करता है, जो हीट है ना बेटा उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है एक लैटिट्यूड से आपके दूसरे लैटिट्यूड की तरफ, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपका ना जो विंड्स अपनी वो ट्रांसफर करती हैं, वैसे ही हमारा जो ये है ओशन करंट्स, वो भी हीट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं जो हमारे कोल्ड वाटर्स हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के, वो किस तरफ मूव करते हैं, वार्म की तरफ, ठीक है। ठीक है, कहां पे, इन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स, है ना। और जो वार्म वाटर्स हमारे लोअर लैटिट्यूड्स के, वो टुवर्ड्स द पोल मूव करते हैं। तो ये तो हमने सीखा था, जो हमारे कोल्ड वाटर है वो कहां मूव करते हैं, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द वार्म करंट्स, और जो हमारे वार्म वाले हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है। चलो तो ये मूवमेंट अपना कॉमन है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, है ना, काफी तक विंड पैटर्न्स को फॉलो करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ द ओशन करंट्स। यार ओशन करंट्स का इंपैक्ट इफेक्ट क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है कि ओशन करंट्स के ना कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पे। जैसे जो आपके वेस्ट कोस्ट है कॉन्टिनेंट्स के, है ना, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में, इक्वेटर के पास वाले इलाके हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपको हमेशा ठंडा पानी देखने को मिलेगा जनरली। तो जो एवरेज टेम्परेचर होता है दोस्तों यहाँ पे रिलेटिवली लो रहता है, ठीक है। और एक बहुत ही कम ड्यूरनल और एनुअल रेंजेस होते हैं। ड्यूरनल मतलब दिन और रात के टेम्परेचर के डिफरेंसेस, और एनुअल टेम्परेचर डिफरेंसेस काफी कम रहते हैं, ठीक है। फॉग होता है ऐसे इलाकों में, ठीक है, जहां पे जनरली द एरियाज आर एरिड, थोड़े से ड्राई एरियाज होते हैं। जो वेस्ट कोस्ट है आपके कॉन्टिनेंट्स का, मिडिल और हाई लैटिट्यूड्स के अंदर, इसमें आप देखोगे कई बार वार्म वाटर्स भी फ्लो करते हैं, जो कि इस डिस्टिंक्ट मरीन क्लाइमेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मरीन क्लाइमेट मतलब इक्विटेबल टाइप का, जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड है। तो अगर आप देखोगे तो समर्स थोड़े ठीक ठीक रहते हैं, विंटर्स भी ठीक ठीक रहते हैं, और यहाँ पे जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर का वो भी काफी कम बदलता है। तो आप देख सकते हो कि जिस प्रकार का करंट आपके कोस्ट के आसपास आपको दिखता है, वो काफी हद तक आपके टेम्परेचर वगैरह को इंपैक्ट करता है, ठीक है। अब जो वार्म करंट्स यहाँ पे पैरेलल फ्लो करते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के, जो कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न पार्ट है उसके जो पैरेलल फ्लो करते हैं, खासकर कौन से एरिया में, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वार्म एंड रेनी क्लाइमेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर दीज एरियाज अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न मार्जिन पे लाई करते हैं, किसके, हमारे साइक्लोन्स के, ठीक है। चलिए अब कई बार क्या होता है, जब आपके वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिक्स करते हैं ना, जब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वार्म एंड कोल्ड करंट मिक्स करते हैं तो इससे कई बार बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी क्रिएचर्स अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को काफी ज्यादा यहाँ पे रिप्लेनिश कर देते हैं, रिस्टोर कर देते हैं, जब वार्म एंड मिक्स कोल्ड करंट जहां मिक्स कर रहे हैं। इससे प्लैंक्टन्स हैं, जो आप कह सकते हो प्राइमरी फूड होता है फिशेस का, वो काफी ग्रो करता है। तो अगर आपको सबसे बेहतरीन फिश ग्राउंड अगर आपको देखना हो वर्ल्ड में, तो आप वहां जाइएगा जहां वार्म एंड कोल्ड करंट्स मिक्स कर रहे हैं। यहाँ फॉग होगा, मिस्ट होगा, लेकिन आपको मछलियां भी बहुत ज्यादा मिलेंगी, बिकॉज जो मछलियों का खाना है बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है यहाँ पे, एज रिजल्ट मछलियों का भी ठीक ठाक पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स वर्ल्ड के वही हैं जहां पे आप देखोगे दोनों टाइप के करंट्स मूव करते हैं, या फिर दोनों टाइप के करंट्स मिक्स करते हैं। आपने बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा दोस्तों, वहां पे भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। एक न्यू फाउंडलैंड करके जगह है, वहां पे आप देखेंगे कि दोनों करंट्स मिक्स करते हैं। लेकिन जब दोनों करंट्स मिक्स करते हैं तो क्या होता है पता है आपको, बहुत ज्यादा फॉग एंड मिस्ट बनता है। कभी नहाते टाइम विंटर्स में तुमने गर्म और ठंडा पानी मिक्स किया है, तुम कभी भी गर्म पानी के अंदर से ठंडा पानी मिक्स करो, पता है क्या होता है, ऐसा धुआं उठता है। क्यों उठता है भाई, वहां पे दो करंट्स मिक्स हो रहे हैं, वार्म एंड कोल्ड। तुम्हें लग रहा है सिर्फ पानी मिक्स हो रहा है, नहीं यार, उस पानी के अंदर भी बहुत कुछ है। तो वैसे ही इसको इस तरीके से आप एग्जांपल यहाँ पे भी लगा सकते हो, जहां वार्म एंड कोल्ड करंट्स आपके मिक्स होते हैं दोस्तों, तो आप देखोगे कि ऐसे मिस्टी फॉगी कंडीशंस बहुत कॉमन है। बट अगेन एक पॉजिटिव भी है कि यहाँ पे फिशेज आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो मछली अगर मारनी है यहाँ पे, तो फिशिंग करनी है, तो ये ज्यादा बेस्ट ग्राउंड, ठीक है। चलिए तो ये फिलहाल फिनिश करता है आपका टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज क्या भाई हमारा, चलो तो दैट इज कॉल्ड एज द वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, है ना, जो आप सॉल्व कर सकते हो कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, करंट कहते हैं, टाइड कहते हैं, ठीक है। स्प्रिंग टाइड्स क्यों कॉज होती है, हमने जस्ट अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून मिनिमम कब होता है, जब मून आपका कौन सा एंगल पे होता है या किस पॉइंट पे होता है, ठीक है। अर्थ अपने पेरिलियन में कब रीच करती है, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो अपन सॉल्व करेंगे, जो आपने पढ़ा है आज के बेसिस पे। पहले नोट्स को रीड करिएगा, उस क्वेश्चंस को, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे किस पे आते हैं मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको बेटा। टाइड्स के वैरायटी पे क्वेश्चन आता है, वेव्स एंड टाइड्स में डिफरेंस क्या होता है इस पे क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कि वार्म ओशन और कोल्ड ओशन करंट्स क्या होते हैं, इनका मूवमेंट कैसे होता है। फिर स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होता है आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो यार यही थे अपना मेजर टॉपिक जिसका नाम था द मूवमेंट
मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। लगभग 43 मिनट्स के आसपास का टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, छोटा सा था, प्यारा सा था। ठीक है, इसको फटाफट से पढ़ना, नोट्स इसके रिवाइज करना, कुछ क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करना, एंड जो इंपॉर्टेंट बताया बच्चों उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी और वीडियो के अंदर दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ इस प्यारे प्यारे बैच के अंदर आप बच्चों को पढ़ा करके, बहुत मजा आया यार मुझे, है ना। चलिए, तो बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी किस्से हमने यहाँ पे किए, बहुत सारी ज्योग्राफी हमने सीखी, और अगली बार जब जो समुद्र का पानी तुम्हें दिखे तो समझ जाना कि कौन सा वेव, कौन सा टाइड और कौन सा करंट है। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत लेता हूं बच्चों से। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए पढ़ाई विद PW। मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम है कुणाल, मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू।